है एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था और उन प्रश्नों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में भी मैं क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करूंगा और क्वेश्चन नंबर 20 तक ले जाऊंगा। और ये 20 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका देख लेते हैं, तो आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो सीरीज है कंप्लीट हो जाएगी। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे अधिक कुछ नहीं आने वाला है। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है हमारे पास? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है? ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है, इसका आंसर आपको लिखना है। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, ये होता है हमारे पास वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और लेंज का नियम जो है यही बताया था कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होनी चाहिए या ऐसी होती है जो कि कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है। लेंज का नियम जब भी पूछेगा तो ये चीजें आपको लिख देनी है, ये स्टेटमेंट आपको लिख देना है, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, स्वप्रेरण का अर्थ हमें समझाना है और स्वप्रेरण गुणांक का हमें बीमीय सूत्र भी बताना है। तो ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न बताते जा रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है। अब आप 20 क्वेश्चन भी नहीं तैयार करेंगे लघु उत्तरीय में तो क्या तैयार करेंगे? तो ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करिएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको लिखना है। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, स्वप्रेरण किसे कहते हैं? एक बार और पढ़िए इसकी डिफिनीशन को। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे हम ईएमएफ भी कहते हैं, और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा बड़ी ही सिंपल है, जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल भी और प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगा, वहां पे हमारे पास स्वप्रेरण की उत्पत्ति होगी और उस घटना को हम क्या कहेंगे? स्वप्रेरण कहेंगे। स्वप्रेरण गुणांक के बीमीय सूत्र की बात करें तो ये होता है हमारे पास ml के स्क्वायर t के पावर -2 a के पावर -2। ठीक है, इसमें प्रश्न में कहा गया था कि स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र बताइए, तो इसका बीमीय सूत्र ये होता है। तो आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है हमारे पास, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम बताइए। तो फैराडे का जो प्रथम नियम है, हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। देखिए, उस नियमानुसार जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, फैराडे ने बताया था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में कि जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें एक विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ जो है उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखना है, यदि परिपथ बंद है, नोट है, ये नोट है, थोड़ी सी समझने वाली चीज है। यदि परिपथ बंद है, इसमें परिपथ की बात किया है ना, जब किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स की बात किया है, अगर परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है, अगर परिपथ बंद होगा तो उसमें धारा बहने लगेगी। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक ये धारा बहती रहेगी। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स का में परिवर्तन रुकेगा वैसे ही धारा भी रुक जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14 है हमारे पास, वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो वैद्युत अनुनाद क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिए। किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ की प्रतिबाधाओं या प्रवेश्यता के मान परस्पर निरस्त हो जाएं, वैद्युत अनुनाद कहलाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई वैद्युत अनुनाद की परिभाषा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। विस्थापन धारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, विस्थापन धारा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युतीय रसायन। ठीक है,
के कारण उत्पन्न धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को हम क्या कहते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं। इसके सूत्र की बात करें तो ID बराबर में हो जाता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपन में dt हो जाता है। ठीक है, फाई ई बराबर आपको पता है कि E इंटू में A होता है। ठीक है, फाई को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू में एरिया, उस अल्पांश की एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मान रखने पर इसका जो सूत्र है होता है मॉडिफाई होकर के एप्सिलॉन नॉट A डी अपन में dt हो जाता है। तो आशा करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, विस्थापन धारा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इसका आंसर लिखेंगे ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। इसकी परिभाषा हो गई। देखिए, ऐसे दो स्रोतों जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है उसे हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, दो कला संबद्ध स्रोतों से हम अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो कला संबद्ध स्रोत हैं तो उससे हम अस्थायी व्यतिकरण को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे स्रोत जो होते हैं ना, दो कला संबद्ध स्रोत, ये कैसे प्राप्त किए जाते हैं? किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको लिखना होगा, इतनी चीजें आपको समझनी होगी। अब हम प्रश्न संख्या 17 की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस पास है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? ठीक है, तो प्रकाश का व्यतिकरण बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आवश्यक प्रतिबंध भी पूछा गया है। तो ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में आपको लिखना है, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनमें आयाम समान हो जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। ठीक है, आगे लिखना है, कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम का मतलब लगभग 0 के बराबर होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण की पूरी घटना को हमने यहाँ पे समझा दिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है हमारे पास, मेलस का नियम क्या है? ठीक है, मेलस का नियम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, वैज्ञानिक ईटेन लुई मेलस ने सिद्ध किया कि यदि किसी पोलराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 हो तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I1 निम्नांकित सूत्र द्वारा व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेलस ने क्या बताया था कि I1 जो होता है ना, I1 बराबर हो जाएगा I0 cos स्क्वायर थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट सूत्र है, इससे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो मेलस का जो नियम बताया वो क्या बताया? ईटेन लुई मेलस इनका नाम है, एक वैज्ञानिक है। इन्होंने बताया कि यदि किसी पोलराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता जो है I0 है तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I1 जो है निम्नांकित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, I1 बराबर में I0 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह नियम जो है मेलस का नियम कहलाता है। तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? प्रश्न संख्या 19 है हमारे पास, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है? प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे? देखिए, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। ठीक है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। किसको? प्रकाश वैद्युत कार्यफलन को हम W से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है W बराबर में H न्यू नॉट, H के साथ न्यू नॉट का मल्टीप्लीकेशन। ये होता है हमारे पास प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का सूत्र। ठीक है, या हम इसे लिख सकते हैं W बराबर में HC अपन में लैम्डा। ठीक है, दहलीय आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दहलीय आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आपको लिखना है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का फोटॉन इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होता उसे दहलीय आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है आपको? वह न्यूनतम आवृत्ति जिसमें कम आवृत्ति का फोटॉन इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होता है उसे हम दहलीय आवृत्ति कहते हैं। तो 2-3 बार प्रश्न को रटिए, पढ़िए, याद हो जाएगा। सारे प्रश्न रट के याद करिए, जल्दी याद कीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो में हमारे जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। दोनों वीडियो को मिलाकर के 20 क्वेश्चन मैंने बताया लघु उत्तरी प्रश्नों के लिए। लघु उत्तरी प्रश्नों में कुछ भी याद नहीं करना है, ये 20 प्रश्न जरूर याद करके आइए। जो भी रिलेटेड प्रश्न आएंगे इस
इन प्रश्नों के उत्तर से जो भी रिलेटेड प्रश्न आएंगे उनमें यही उत्तर आपको चिपका देना है, ठीक है। यही उत्तर चिपका करके लिख दीजिए, आपके पूरे पूरे अंक मिल जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस भी टॉपिक पर जिस भी तरह की वीडियो आप पाना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, मैं उस तरह की वीडियो आपको लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी, कुछ बातें बुरी भी लगी होंगी, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही रखता हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।